चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेडिसन केस से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेडिसन के केसेस हमको सुनने को मिलते हैं और नॉर्मली ये वे ही लोग होते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो पुलिस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इनको परेशान करने के लिए सेडिसन एक्ट का यूज़ करती है। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ आई है ऐसी कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा। उस एडिटोरियल में माना जा रहा है कि ये दो समुदायों के बीच में शत्रुता फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो समुदाय कौन कौन से हैं? वे समुदाय हैं बराक वैली में रहने वाले लोग, बंगाली और ब्रह्मपुत्र वैली में रहने वाले असामीज स्पीकर। ठीक है, इसी को लेकर के इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। सेडिसन केस को यदि हम देखें तो सेडिसन के तहत आता है 124। ठीक है, यहाँ लगती है धारा 124A। इसमें राजद्रोह को बताया गया है कि कौन कौन से काम राजद्रोह के अंतर्गत आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिख रहा है या फिर बोल रहा है, ऐसी सामग्री का समर्थन कर रहा है या फिर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखे या किसी भी प्रकार से सहयोग करे, तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। अनजाने में लिखा है, शब्द ही ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल परिभाषा क्लियर नहीं हो सकती है। अब इसके निर्माण की हम बात करें तो ये कानून बना था ब्रिटिश काल में 1870 में। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन रखने वालों के खिलाफ इसके तहत चार्ज लगाया जाता है। राजद्रोह के मामले में दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। इसमें सजा के प्रावधान की यदि हम बात करें तो यह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के मामले में आरोपी को 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रहता है। इसके अलावा इसमें जुर्माना भी लगता है। ठीक है, बात ये आ गई है कि आज़ादी के बाद भी हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमको ये आज़ादी मिली है कि हम कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, कोई भी सामग्री लिख सकते हैं। और अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज़ादी में रोक की भी बात होती है। इसके लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं। इसके तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा सकता जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता के खिलाफ हो, या फिर बयान मानहानि या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला हो। ऐसे बयान पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19(2) क्या करता है? आज़ादी को छीनता है, और 19(a) के क्या काम करता है? आज़ादी देता है। एक हाथ से सरकार ले रही, दूसरे हाथ से उसको छीन ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। अभी उन्होंने एकदम लेटेस्ट जजमेंट दिया था। तो एन वी रमन्ना ने क्या कहा था, मुख्य न्यायाधीश है जो हमारे, ये महात्मा गांधी और तिलक, इनको चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाए थे। आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, इसके बाद भी ये कानून मौजूद है, जबकि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड पहले ही इस कानून को ख़त्म कर चुके हैं। आपको एक हमने दे दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जंगल को ही ख़त्म कर डालो, मतलब एक ही कानून से बहुत सारे लोगों को फंसाना। तो उन्होंने बताया एक गांव में पुलिस वाला है, वो भी राजद्रोह का कानून के लागू कर सकता है। और इन सभी मुद्दों की जांच होना चाहिए। मेरी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर के है। क्रियान्वयन एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं इस पर गौर करूंगा। सरकार पहले ही कई बार कानूनों को निकाल चुकी है, लेकिन ये कानून को क्यों अभी तक वो ख़त्म नहीं करी है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। अनिल बर्न्स ने जो एडिटोरियल लिखा था, वो एडिटोरियल एनिमिटी फैला रहा है दो कम्युनिटी में, ऐसा पुलिस का कहना है।
Assam police have charged the editor and co-owner of local news portal in the Barak Valley with sedition, ठीक है, for a 28 नवंबर editorial deemed to promote enmity between Assamese and Bengali speaking people of the state। 28 नवंबर का इनका एडिटोरियल है जिसमें इन्होंने कुछ लिखा था असामी और बंगाली कम्युनिटी से रिलेटेड, उसी को लेकर के इनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि जो बराक वैली है वहाँ पर डोमिनेटेड है बंगाली और ब्रह्मपुत्र वैली में असामीज स्पीकर का डोमिनेंस है। अनिर्बन रॉय चौधरी को चार्ज किया गया है, केस दाखिल किया गया है सेक्शन 124A के तहत सेडिशन और अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR फाइल्ड बाय शांतनु सूत्रधार, ए सिलचर बेस्ड बिजनेसमैन है और मेंबर ऑफ द ऑल असम बंगाली हिंदू एसोसिएशन है। इन्होंने 2 दिसंबर को ये FIR दर्ज करी है। अदर सेक्शन यदि हम देखें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, इंक्लूडिंग 501, तो ये क्या है, प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नॉन टू बी डिफेमेटरी, ठीक है, डिफेमेटरी करने का काम इन्होंने किया है, मान हानिकारक जिसको कहते हैं ना, मान हानि वाला। इसके अलावा 153 लगाया गया है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। द एडिटोरियल कंप्लेंटेंट फाउंड ऑब्जेक्शनेबल वाज टाइटल वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ स्पिनलेस वी आर असामीज, ये इन्होंने टाइटल रखा था। स्पिनलेस मतलब होता है अति दुर्बल। It was published after a former BJP leader and Guwahati High Court advocate Pradeep Datta Roy was also charged with sedition and arrested in Silchar on नवंबर 27। आगे बताया जा रहा है रॉय ने क्या करा था, ऑब्जेक्शन किया था कि आपने केवल असामी लैंग्वेज का यूज़ किया है होर्डिंग में, किसमें, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें। देखो, जबकि पॉइंट वाली बात यह है कि इट शुड हैव बीन इन बंगाली, जबकि ये बंगाली में होना चाहिए, क्योंकि तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बराक वैली है ना अंडर द असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961। इसके बाद जो होर्डिंग है उसको टेक डाउन कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था विद अनदर डिस्प्लेइंग स्लोगन एंड इंफॉर्मेशन इन बोथ असामीज एंड बंगाली। तो उसको फिर होर्डिंग को निकाल दिया गया और अगला जो होर्डिंग था उसमें दोनों भाषाओं का यूज़ किया गया था। तो बताया जाता है कि पुलिस इनके घर में आई और कहा कि आप आइए थाना, इस टाइप से आगे होता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं रिलीजन से रिलेटेड। एट द सेंसस 2001 आउट ऑफ 1028 मिलियन पॉपुलेशन लिटिल ओवर 827 मिलियन, मतलब कि 80.5% हैव रिटर्न देमसेल्व्स एज फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन। 2001 की यदि हम बात करें तो ठीक है, इसमें से 13.4% मुस्लिम हैं, ठीक है, और फॉलोअर ऑफ द इस्लाम है। इसके अलावा क्रिश्चियन है 2.3% हमारी पॉपुलेशन का। 19 मिलियन लोग, मतलब कि 1.9% है सिख का, 0.8% है बुद्धिस्ट और 0.4% है जैन को धर्म को मानने वाले। इसके अलावा बताया जाता है कि हिंदू जो धर्म है इज प्रोफेस्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदू धर्म मनाते। हिंदूज आर मोस्ट नंबरस इन 27 स्टेट्स, ठीक है। आज हम लेकिन बात करेंगे क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड। क्रिश्चियनिटी हैज़ इमर्ज एज द मेजर रिलीजन इन 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ और ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। एमंग अदर स्टेट यदि आप बात करोगे तो मणिपुर, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला, अरुणाचल प्रदेश हैव कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यूटी। अब न्यूज़ की तरफ यदि हम चलें तो इसमें बताया जा रहा है कर्नाटक को रैंकिंग मिली है 3रे नंबर की
अटैक्स ऑन क्रिश्चियन, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, क्रिश्चियन के ऊपर जो अटैक होते रहते हैं उस हिसाब से देखोगे तो कर्नाटका तीसरे नंबर पर आता है। इट डॉक्यूमेंट्स कॉल्स रिसीव्ड ऑन क्रिश्चियन फोरम्स हेल्पलाइन, क्रिश्चियन फोरम की हेल्पलाइन है, वहाँ लोगों ने कॉल लगा लगा के अपनी समस्या को दर्ज किया है, उसी के रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट का रूप दिया गया है और ये रिपोर्ट तैयार की गई है। कर्नाटका को रैंक दिया गया है तीसरे नंबर पर, ठीक उन सभी स्टेट के बीच में, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक ऑन क्रिश्चियन एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ना केवल व्यक्ति के ऊपर बल्कि वो जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर भी अटैक किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, रिलीज की गई थी संडे के दिन। जो रिपोर्ट है विच इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, ठीक है, ये रिपोर्ट जॉइंट इनिशिएटिव मानी जाती है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की, सब लोग मिल करके। आल्सो रिवील्ड दैट कर्नाटका रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंसिडेंट अमंग स्टेट इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात करोगे तो टॉप पे रहा है कर्नाटका। रिपोर्ट बताती है डॉक्यूमेंटेड कॉल्स रिसीव ऑन द यूनाइटेड क्रिश्चियंस फोरम्स हेल्पलाइन नंबर। सितंबर तक की बात करोगे इसी साल की तो जो हेल्पलाइन है इसमें रिकॉर्ड किए गए थे 305 केसेस अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में। ऑफ दिस 288 वर मोब अटैक, ठीक है, जो झुंड के झुंड जो भीड़ भाड़ के माध्यम से रहता है वो। 28 केस थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैड बीन डैमेज, उनकी पूजा करने की जगह को डैमेज किया गया। 85 केस द पुलिस डिड नॉट अलाउ कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, इसका मतलब हम देख सकते हैं सभाओं को, मतलब कि उनको सभा करने से रोका गया। ए टोटल ऑफ 1331 वुमेन, 588 ट्राइब्स पीपल एंड 513 दलित वर इंजर्ड इन, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा यूपी ने टॉप करा है लिस्ट में। ऑफ द 305 इंसिडेंट 66 वर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। 305 में से टोटल घटनाएं हैं उसमें से अकेली 66 तो यूपी से, 47 हैं छत्तीसगढ़ से, 32 हैं कर्नाटका से। द रिपोर्ट नोटेड ए राइज इन अटैक इन कर्नाटका इन अक्टूबर एंड नवंबर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी मलिंग ओवर एन एंटी कन्वर्जन लॉ। मलिंग का मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना, तो सीधे सीधे इसका संबंध बताया जाता है बीजेपी के ऊपर से, और बीजेपी के भी खासकर कौन सा रूल, एंटी कन्वर्जन लॉ, इसके तहत भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमनी हैज़ अनाउंस्ड दैट दिस हिज गवर्नमेंट वुड पास द बिल इन बेलगावी लेजिस्लेचर सेशन स्टार्टिंग ऑन 13 दिसंबर। ज़्यादातर स्टेट अपने यहाँ पर इसको लागू करने के चक्कर में हैं। आगे लोगों का कहना है कि कर्नाटका, जो कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के रूप में जाना जाता है और आईटी का हब कहलाता है हमारे देश का, उसने इस प्रकार की ख्याति अर्जित की है। डिविशियस डिस्टिंक्शन, वी सीम टू हैव लॉस्ट आवर ह्यूमैनिटी, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बाद एक डेटा को हम देखने वाले हैं जो कि एनीमिया से रिलेटेड है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, जिसको रक्त अल्पता भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की संख्या या फिर उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। ये क्षमता एज, लिंग, ऊंचाई, बीड़ी सिगरेट पीने, गर्भावस्था की स्थितियों से चेंज होते रहती है। आयरन की कमी इसका सबसे प्रमुख रीजन होता है। इसके साथ ही फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ए की कमी। इसके अलावा यदि आपको सूजन हो रही है, लंबे समय से जलन हो रही है, परजीवी का संक्रमण हो जाना, अनुवांशिकी विकार भी इसमें शामिल रहता है। ये सारे कारण एनीमिया के बताए गए हैं।
एनीमिया की गंभीर स्थिति यदि हो गई है तो थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गर्भवती महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो एनीमिया से रिलेटेड ही हम कुछ डाटा देखने वाले हैं। अब जैसे कि एक डाटा दिखाया गया है ये वाला, गुजरात हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ चिल्ड्रन 79.7%। एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, 6 से लेकर के 59 महीने के बच्चे हैं हु वर एनीमिक इन NFHS 5। तो NFHS सर्वे किया गया था 5वें नंबर का, इसी में ये डाटा बताया गया है कि गुजरात टॉप पर रहा है। इसके अलावा अमंग द मेजर स्टेट छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन इन NFHS 5 कंपेयर टू NFHS 4। पिछले सर्वे से इस बार के सर्वे में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। इसके अलावा मोर देन 60% ऑफ चिल्ड्रन वर एनीमिक इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल और अर्बन, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ के एरिया को आप मिला दोगे तो 60% बच्चे हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा जो है एनीमिया के शिकार थे। अब यहाँ पर दो डेटा आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला चार्ट है ये 5वें नंबर का सर्वे है NFHS का, और ये जो है 4थे नंबर का सर्वे है। इसमें आप देख लीजिए, ग्रीन पहले था, ग्रीन अभी हुआ है केवल केरला, उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, 5वें नंबर का सर्वे। और 4थे नंबर का सर्वे में कितने सारे स्टेट ने अच्छा काम करे थे, 4 स्टेट ने बढ़िया काम किए थे, जिनको ग्रीन से हमने दर्शाए हैं, ठीक है। अब देखोगे आप, छत्तीसगढ़ का कलर पहले कम लाइट था, अब एकदम डार्क कलर हो गया है, मतलब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा एनीमिया हमको देखने को मिला है बच्चों में। अब देखो 5वें नंबर का यदि सर्वे आप देखोगे तो लद्दाख में परसेंटेज दिखा रहा है 92.5% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिया के शिकार हैं। उसके बाद आ जाता है गुजरात 79.7%। इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश 72.7%, राजस्थान 71.5%, बिहार हो गया 69.4%। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हम फॉरेन वाले पेज से इंडोनेशिया से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो इंडोनेशिया की हम बात करें तो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के ये बना हुआ है। जैसे कि ये हो गया अपना सुमात्रा द्वीप, ये हो गया पूरा बोर्नियो द्वीप, और ये हो गया जावा द्वीप, ये है न्यू गिनी। इसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि इंडोनेशिया का निर्माण करते हैं। इसकी लोकेशन आप देखोगे तो ये इंडियन ओशियन में पड़ता है, और इंडोनेशिया आ जाता है हमारे एशिया महाद्वीप में। पैसिफिक ओशियन इसके पड़ेगा पूरब की तरफ में, ठीक है। इंडोनेशिया के यदि आप साउथ वाले हिस्से की तरफ जाओगे और पूरब वाले हिस्से की तरफ जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। और यदि आप इसके ऊपर तरफ जाते हो तो कैलेब सी पड़ता है, ये सैलेब सी पड़ता है। ऊपर और जाओगे तो फिलीपींस सी हो जाएगा, और ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं ये पूरा फिलीपींस है। और बोर्नियो द्वीप में ऊपर मलेशिया है और नीचे तरफ इंडोनेशिया का हिस्सा है। साउथ चाइना सी बोर्नियो आइलैंड के ऊपर में पड़ जाता है। इसके अलावा ये जो वाइट वाइट पूरा आप जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा है मलेशिया का, और ये वाला हिस्सा भी मलेशिया का है। और आप जाओगे सुमात्रा के ऊपर में तो अंडमान सागर पड़ जाता है। ऐसे करके बहुत सारी लोकेशन हमने इम्पोर्टेंट वाली देख ली है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन है। आर्कीपिलोजी बिटवीन द इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। महासागरों की बात करें तो
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीचों बीच में। इसकी कैपिटल है जकार्ता। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया। पॉपुलेशन बताई गई है यहाँ पर जुलाई 2014 का एस्टिमेट। मैन एथनिक की बात करें तो यहाँ जावानीज, सुनंदीस, इंडोनेशियन मतलब जिनको मलय कहा जाता है, और मदुरा कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। मेजर लैंग्वेज कौन कौन सी है? भाषा इंडोनेशिया, इसके अलावा इंग्लिश, डच, जावानीज और अदर लोकल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो इस्लाम, 80% से भी ज़्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन आ जाते हैं, फिर हिंदू आ जाते हैं, फिर बौद्ध धर्म मानने वाले आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की करेंसी बात करें तो रुपयाह, 1 रुपया आरपी इज डिवाइडेड इनटू 100 सेन। इसके अलावा एक खास बात है इंडोनेशिया की, आर्कीपेलोजी। आर्कीपेलोजी मतलब होता है, यदि जियोग्राफी में हम कहें तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सी अराउंड देम, द्वीप समूह जिसको कहा जाता है। तो इस नंबर पर वर्ल्ड में ये पहले नंबर पर है। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्कीपेलोजी इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर आइलैंड एंड अबाउट 30 स्मॉलर ग्रुप। 5 तो बड़े बड़े हैं और 30 जो है छोटे छोटे हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 17,508 आइलैंड, ऑफ विच अबाउट 6,000 आर इनहेबिटेड। टोटल 17,508 है, जिसमें से 6,000 ऐसे हैं जो कि इनहेबिटेड हैं। इनहेबिटेड का मतलब होता है बसे हुए हैं। न्यूज़ की तरफ देखें तो बताया जा रहा है इंडोनेशिया में वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, जिसके चलते चलते 14 लोगों की डेथ हुई। मतलब इरप्शन मतलब होता है विस्फोट होना। 14 लोगों की डेथ हुई है और डैमेज 11 विलेजेस। इसके अलावा 1300 इवेक्यूज सीक शेल्टर इन मॉस्को स्कूल्स एंड हॉल। जो प्रभावित लोग हैं उनको स्कूल में, हॉल्स में यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड किया गया है।